गुड मॉर्निंग 12th क्लास। देखिए यहाँ पर हम उस दिन कर रहे थे गुच्छित और प्रक्षिप्त बस्तियों में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो गुच्छित या समूहित बस्तियाँ नदी घाटियों तथा जलोढ़ के जो उपजाऊ मैदान हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ जिन मैदानों की फर्टिलिटी अच्छी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी जहाँ पाई जाती हैं वहाँ गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब प्रक्षेपित बस्तियों की बात करें तो प्रक्षेपित बस्तियाँ वो होती हैं जो उच्च भूमियाँ, पर्वतीय, क्षेत्रीय, मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इसका जो नाम है दूसरा, एकाकी बस्तियाँ। एकाकी मतलब जो बिल्कुल ही अलग थलग होती हैं, उन बस्तियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए, और ये जो एकाकी बस्तियाँ होती हैं ये ज़्यादातर जो पहाड़ी रीजन होते हैं, हिली एरियाज़ होते हैं, मरुस्थल वगैरह होते हैं, उच्च भूमियाँ होती हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, गुच्छित बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। देखिए जब उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, तो वहाँ पर कृषि की जा सकती है, इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। प्रक्षेपित बस्तियों के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वह पशुपालन या लकड़ी काटना होता है। क्या काम होता है इनका? पशुपालन या लकड़ी काटना। ठीक है, गुच्छित बस्तियों में मकान छोटे व एक दूसरे से सटे हुए तथा पंक्तिबद्ध होते हैं। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ, जो ये ब्लैक डार्क कलर के जो डॉट दिखा रखे हैं ये आपको घरों के दिखा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये सारे के सारे पंक्तियों में वे एक दूसरे से सटे हुए मकान हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे प्रक्षेपित बस्तियों में मकान बड़े तथा एक दूसरे से दूर होते हैं। आप यहाँ से डिस्टेंस देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। फिर उसके बाद देखिए, गुच्छित बस्तियों में खेत प्राय छोटे होते हैं। गुच्छित बस्तियों में खेत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और प्रक्षेपित बस्तियों में खेत अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े होते हैं। गुच्छित बस्तियों में पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गलियां गंदी होती हैं। देखिए गुच्छित बस्तियों में पानी का निकास अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि वो संकरी होती हैं। घर जो हैं वो बिल्कुल कम्पैक्ट एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस वजह से वहाँ पर समुचित व्यवस्था न होने की वजह से गलियाँ कैसी होती हैं? गंदी होती हैं। और पानी के निकास की समस्या न होने के कारण ये बस्तियाँ जो हैं वह प्राय साफ़ होती हैं। गुच्छित बस्तियों के लोग आपसी सुरक्षा व कृषि कार्य मिलजुल कर करते हैं और एकाकी जीवन के कारण इन बस्तियों के लोग अपनी अपनी सुरक्षा व कार्यों का दायित्व संभालते हैं। देखिए ये जो कार्य करते हैं वो मिलजुल कर करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे बसे हुए होते हैं, इसलिए यह अपना कार्य का दायित्व स्वयं ही संभालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, अब की जब मैं टेस्ट लूँगी तो मैं इसमें इंटरनल क्वेश्चंस भी डालूँगी। ठीक है, तो आपको इंटरनल क्वेश्चंस भी आने चाहिए। अब नेक्स्ट फैक्टर हम यहाँ से देखेंगे, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों को ग्रामीण बस्तियाँ जो प्रकार अलग अलग हैं तो उनको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। अब देखिए सबसे पहले फिजिकल, सेकंड कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स एंड थर्ड इज़ डिफेंस फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल फैक्टर के बारे में। तो देखिए फिजिकल फैक्टर के बारे में बस्तियों के प्रकार और विभिन्न बस्तियों के आपसी दूरी के निर्धारण। देखिए बस्तियों के प्रकार और विभिन्न बस्तियों के आपसी दूरी के निर्धारण में उच्चावच, ठीक है, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, भूमि जल स्तर की गहराई, जलवायु, मिट्टी जैसी भौतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सारे के सारे कैसे कारक हैं? फिजिकल हैं, जैसे भौतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्रों में बस्ती का प्रकार निर्धारित करने वाला पानी अकेला महत्वपूर्ण कारक है। देखिए शुष्क क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तो जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहीं पर सेटलमेंट्स होती हैं, वहीं पर बस्तियाँ होते हैं। इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने के लिए एकमात्र कारक जल ही बहुत है। वहाँ मकान पानी के स्रोत जैसे कि कुएं, तालाब के चारों ओर बनाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में बस्तियों की संख्या काफ़ी हद तक जल आपूर्ति से निर्धारित होती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे
सांस्कृतिक व मानव जातीय कारक। देखिए नर जातियाँ एवं सांस्कृतिक कारक जैसे जनजातीयता, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक पहचान आदि भी ग्रामीण बस्तियों के अविनाश को प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम कल्चरल और एथनिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो उनमें हम देखेंगे कि जो जनजातीयता, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक पहचान आदि भी ग्रामीण बस्तियों के अविनाश को प्रभावित करते हैं। भारत के गाँव में ऊंची जातियों के जमींदार के घर गांव के बीचों बीच उनके केंद्र के रूप में बने होते हैं। इनके चारों ओर सेवा व चाकरी करने वाले कमजोर वर्गों की जातियां जैसे कि कुम्हार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि के घर होते हैं। देखिए गांव के यदि मैं केंद्र की बात करूं या बीचों बीच की बात करूं तो जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके घर वहां पर बने होते हैं, और आउटर पर या इनके बाहर की तरफ किनके घर बने होते हैं, जो इनके काम में सहायक होते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ जातियां कुम्हार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि होते हैं। हरिजनों के जो मकान हैं प्राय बस्ती से दूर गाँव की सीमा पर होते हैं। हरिजन के मकान कहाँ होते हैं? बिल्कुल आउटर पे होते हैं गाँव में। यह प्रवृत्ति हमारे सामाजिक अलगाव का नमूना है, और जो यह प्रवृत्ति हमें नज़र आ रही है यह प्रवृत्ति हमारे सामाजिक अलगाव का नमूना है। इसे गुच्छित बस्ती का कई छोटी इकाइयों में विखंडन हो जाता है। अब हम देखेंगे सुरक्षा संबंधी कारक। भारत के उन प्रदेशों में जहां बाहर से आने वाले आक्रमणी बार बार युद्ध करते हैं, लोग फौजों के आतंक से बचने के लिए सहंद बस्तियों में रहने की प्राथमिकता देते हैं। भारत की उत्तरी मैदान में सहंद बस्तियों के निर्माण में इन भारी युद्धों का भी योगदान है। ये सहंद बस्तियां राजनीतिक अराजकता के समय भी ग्रामीण लोगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, जब राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की होड़ में कुछ दल आपसी लड़ाई से भय और लूट का माहौल बना देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ग्रामीण बस्तियों के 4 टाइप्स कराई हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ जो हैं उनमें मैंने आपको अंतर स्पष्ट करा दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गुच्छित और जो एकाकी बस्तियाँ हैं उनमें अंतर स्पष्ट कराया है। देन आफ्टर मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं जो ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जो ग्रामीण बस्तियों के जब हम टाइप्स डिटरमाइन करते हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक टॉपिक हमारा यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं इनके बारे में। देखिए ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां जो हैं सामान्यतः सहंत और विशाल आकार की होती हैं, कंजस्टेड होती हैं, और इनका जो आकार है वह काफ़ी बड़ा होता है। नगरीय बस्तियां जो हैं वह उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीकी, संस्कृति और मनोरंजन का केंद्र है। इन बस्तियों में लोगों का व्यवसाय जो है वह द्वितीयक तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वहाँ पर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वह कृषि होता है। इसी तरीके से जब मैं नगरीय बस्तियों की बात करती हूँ तो यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? द्वितीयक तथा तृतीयक आर्थिक क्रियाएँ होती हैं। नगरीय बस्तियों में गांव की अपेक्षा श्रम विभाजन तथा पेशों का विशेषकरण अधिक होता है। इन बस्तियों में उग्र सामाजिक विषमता पाई जाती है। उग्र मतलब ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बावजूद गांव और शहरों में सहजीवी संबंध होता है। दोनों ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र से प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों व नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। देखिए जब वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज जब भी होता है तो वह कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी व शहर व नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार जो नगर हैं गांव से या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चे पदार्थों की यदि आप बात करते हैं तो वह गांव से ही आता है। ठीक है, और फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नगर हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांव से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार नगर संपूर्ण देश के प्रादेशिक प्रक्रियात्मक संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत में नगरों का विकास। यह काल 700 वर्ष ईसा पूर्व तक का माना जाता है। भारत में नगरों का अभ्युदय ऐतिहासिक काल से हुआ है। नगर इतिहासकारों के अनुसार इस काल की नगर से
देखिए काफ़ी पुराने समय से ही नगरों का मतलब स्टार्ट हो गए थे। तो ये कहता है कि नगर जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार इस काल के नगर ईसा से 2500 वर्ष पहले तक सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी अस्तित्व में थे। देखिए नगरों की स्थापना जब मैं यहाँ से ईसा पूर्व 2500 BC की बात करूँ तो उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता थी और उस टाइम से ही यहाँ पर नगरों का अस्तित्व रहा है। और यदि सिंधु घाटी की सभ्यता में मैं कुछ नगरों का वर्णन देखती हूँ तो देखिए उसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, चौहनदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, इन नगरों के अस्तित्व और खंडरों की खुदाई से यह सब कुछ हमें पता चला है। जब इन नगरों की हमने खुदाई की है, इन लोकेशंस की, तो हमें इनके बारे में पता चला है। भारत में नगरों के विकास का दूसरा दौर 700 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह सिलसिला 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा? जब यूरोपियन कंट्रीज़ जो यूरोपियन हैं वो भारत आए तब तक इनका उतार चढ़ाव जो है वह चलता रहा। विभिन्न युगों में उतरे विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है बेटा। फर्स्ट यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है जो प्राचीन नगर होते हैं, सेकंड क्या है मध्यकालीन नगर हैं, और थर्ड क्या है आधुनिक नगर हैं। अब यहाँ पर हम प्राचीन नगरों की बात करते हैं। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले 45 से अधिक नगर हैं। देखिए इनमें से अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फेमस तो वाराणसी है। ठीक है, जिसे पुराने समय में काशी कहा जाता था, प्रयाग है, इलाहाबाद जिसे हम बोलते हैं, पाटलिपुत्र को अब हम पटना बोलते हैं, मथुरा, कन्नौज, मदुरई, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैनी इत्यादि भारत प्राचीन नगरों के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर मध्यकालीन नगरों की बात करते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से नगर हैं जो प्राचीन हैं। ठीक है, तो जो काफ़ी समय पहले से हैं, तो उन नगरों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे मध्यकालीन नगरों के बारे में। 3 तरीके से नगरों को विभाजित किया गया है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। ठीक है, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ नगरों को डिवाइड किया गया है सन 647 से। ठीक है, 706 तक विस्तृत इस अवधि में भारत में अधिकांश नगरों का विकास तथा रियासतों की राजधानियों के रूप में हुआ था। ज़्यादातर जो नगर हैं उनका जब विकास हुआ वो किस रूप में हुआ था कि वह किसी रियासत की या किसी राज्य की राजधानियां हैं। लगभग 101 वर्तमान नगरों का विकास जो है वह मध्य युग में हुआ था। ये ज़्यादातर दुर्ग नगर हैं जो पहले से विद्यमान नगरों के खंडरों पर बने हुए हैं। इनमें राजपूत युग में राजस्थान में बने, राजपूत युग में कौन सा बना? राजस्थान में चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मांडू, चंदेरी, असीरगढ़ इत्यादि प्रमुख हैं। कटक, भोपाल, सोमनाथ, कालीकट, अलीगढ़, रुड़की इत्यादि भी इसी राजपूत युग की ही देन है। मुस्लिम युग में इलाहाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, बंगलोर, हैदराबाद, अमृतसर इत्यादि नगर विकसित हुए हैं। जयपुर में नागपुर में मध्य युग में बसे हुए नगर हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। अब देखिए कौशाम्बी जो है वह ईसा से 7 शताब्दी पूर्व भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का सबसे 9वां बड़ा नगर है, जिसकी जनसंख्या जो है लगभग उस समय पे 70,000 थी। मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश की बात करूं तो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नगर था, जिसकी अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? 3 लाख थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे किसकी? आधुनिक नगरों की। सन 1707 के बाद की अवधि की भारतीय नगर परिदृश्य को अंग्रेजों या अन्य यूरोप वासियों ने आकर बसाया था। बाहरी शक्ति के रूप में आए इन विदेशियों ने सबसे पहले भारत के तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाए थे। देखिए जो इनका एंट्रेंस भी यदि आप कहेंगे तो वो भी हमारे तटीय क्षेत्र थे। ठीक है, जो सीमा हमारी जल के साथ लगती है वहीं से ये भारत में आए थे। ठीक है, और इन्हीं पर इन्होंने फोकस किया था। तो देखिए व्यापार के इरादे से आए इन लोगों ने सबसे
पहले कुछ व्यापारिक पतन, जिन्हें आप पोर्ट्स बोलते हैं, उनका इन्होंने निर्माण किया था, जैसे कि गोवा है, पुडुचेरी, सूरत, दमन आदि का विकास किया गया। बाद में अंग्रेजों ने देश में रेल मार्ग का विस्तार किया था। 1853 में पहली रेल चली थी हमारी मुंबई से थाने तक। तो कहता है उसमें 3 प्रमुख नोड जो थे वह मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से अपनी प्रशासनिक जड़ों को इन्होंने मजबूत किया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित नगर अंग्रेजी स्थापत्य कला के अनुसार विकसित हुए थे। देखिए, अंग्रेजों द्वारा यदि मैं निर्मित नगरों की बात करती हूँ तो वो अंग्रेजी स्थापत्य कला के अनुसार ही विकसित हुए थे। अंग्रेज प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा भारतीय रियासतों पर तेजी से कब्जा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने प्रशासनिक केंद्र, पर्यटन स्थलों के रूप में अनेक पर्वतीय नगरों का विकास किया था। उन्होंने पहले से विद्यमान नगरों में छावनी अक्षेत्र, प्रशासनिक अक्षेत्र, सिविल लाइन्स इत्यादि जोड़ दिए थे। सन 1850 के बाद भारत में आधुनिक उद्योगों पर आधारित अनेक नगरों का विकास हुआ और इसका जो उदाहरण है, देखिए उद्योगों के आधार पर मैं यदि देखती हूँ तो इसका उदाहरण आपके सामने जमशेदपुर है। ठीक है, फिर देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अनेक नगरों का प्रशासनिक मुख्यालयों तथा औद्योगिक नगरों के रूप में विकास हुआ। गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, दिसपुर जो असम की कैपिटल है, भुवनेश्वर इज अ कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है, और दिसपुर प्रशासनिक मुख्यालय जो हैं भिलाई है, दुर्गापुर है, ब्रोनी है, सिंदरी है, नए औद्योगिक केंद्रों के उदाहरण हैं। 1960 के बाद कुछ प्राचीन नगरों का महानगरों के चारों ओर उपनगरों के रूप में विकास किया गया। उदाहरणतः दिल्ली के चारों ओर विकसित आधुनिक उपनगरों में नोएडा है और गुड़गांव है। इनके अतिरिक्त फरीदाबाद, गाजियाबाद, रोहतक इत्यादि भी दिल्ली की उपनगर हैं। सन 1980 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विनिवेश बढ़ने के फलस्वरूप भारत में भारी संख्या में मध्यम और छोटे कस्बों का विकास हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। फिर उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, भारत में नगरीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अभी आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर 3 प्रकार के नगरों के बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे बस्तियों को डिवाइड किया था, ग्रामीण बस्तियों को डिवाइड किया था, ऐसे ही मैंने नगरीय बस्तियों को डिवाइड किया। फिर नगरों को भी हमने डिवाइड किया, तो वहाँ पर हमने देखा कि 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। ठीक है, अब देखेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया। नगरीय जनसंख्या के बढ़ने को नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब नगरीय जो जनसंख्या है वह बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर? नगरीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। नगरीय जनसंख्या 3 प्रकार से बढ़ती है। 3 प्रकार से कैसे बढ़ती है? प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, गांव से नगरों की ओर प्रवास, और थर्ड देखिए प्राकृतिक जो नेचुरल ग्रोथ है, ठीक है, बर्थ रेट की वजह से जो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेकंड फैक्टर क्या है? गांव से नगरों की ओर प्रवास। देखिए, प्रवास की माइग्रेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। गांव से लोग जाकर शहरों में रहने लग जाते हैं, तो ये भी वहाँ जो शहर हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय घोषित हो जाने से, जब किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय घोषित कर दिया जाता है तो आप उससे भी कह सकते हैं कि नगर जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या भी इंक्रीज हो रही है। नगर के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के माप के रूप में किया जाता है। भारत में नगरीकरण के लंबे इतिहास के बावजूद यहाँ नगरीकरण का स्तर जो है वह काफ़ी कम है। सन 2001 में भारत में नगरीकरण का जो स्तर है वह 27.78 था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। विश्व की कुल जनसंख्या का 45% भाग नगरों में रहता है। 45% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? नगरों में निवास करती है। और 1901 में भारत में नगरीय जनसंख्या जो है वह 2.5 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 में 11 गुना अर्थात 37.11 करोड़ हो गई। अर्थात विगत 100 वर्षों में भारत की नगरीय जनसंख्या 15 गुना बढ़ गई है। इस अवधि में नगरों की संख्या भी 827 से बढ़कर 7,935 अर्थात 4 गुना हो गई है। नगरीय जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि का कारण
ग्रामीण लोगों का नगरों की ओर प्रवास है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरों में 2 प्रक्रियाओं ने सार्थक भूमिका निभाई है। फर्स्ट यहाँ पर नगरीय केंद्रों का विवर्धन और सेकंड यहाँ पर है नए नगरों का आविर्भाव। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो देखिए यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस कौन से करने हैं, स्टार्टिंग से क्लियर कर देती हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये मैंने आपको, देखो मैं आपको अभी आप क्लियर दिख रहा होगा और आप इसमें से देखकर लिख भी सकते हैं। ठीक है, पॉज करना है इसे और आप इसे देखकर लिख लेना कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमने जो नेक्स्ट किया था, नेक्स्ट हमने यहाँ से किया था बेटा टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की जब मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ से गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, प्रक्षेपित, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से आप इसके बारे में भी मैंने बिल्कुल एक एक डेफिनेशन आपको अलग से क्लियर की थी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से। क्लियर हो गया आपको इतना, ये देखिए ये सारा आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको जो आज करवाया है बेटा वो मैंने गुच्छित और प्रक्षेपित बस्तियों में अंतर करवाया है। ये जो मैंने अंतर स्पष्ट करवाया है ये भी आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है अच्छे से। ठीक है, और लर्न भी कर लेना साथ के साथ। फिर जो फैक्टर्स करवाए बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स मतलब जो रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर्स के बारे में बताया, भौतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा से संबंधित। तो ये भी सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हो गया इतना। और यहाँ पर आपको सिर्फ टाइप्स करने हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक नगर हैं उसके बारे में। हो गया इतना क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर लेना, साथ के साथ आप इन्हें लर्न कर लेना। क्लियर।